हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्ञानशिला एकेडमी के द्वारा आप सभी को एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो उसी श्रृंखला में ये चल रही थी हमारी एमपी ट्राइब्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स यूनिट 10 की क्लास, और हमने अभी तक 5 क्लास देखी। उसमें हमने जनजातियों का इंट्रो देखा, मध्य प्रदेश और भारत में जनजातीय जनसंख्या से संबंधित डेटा देखा, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान हमने पढ़े, और उसके बाद हमने भील जनजाति और कोरकू जनजाति से संबंधित प्रावधान, उनकी कला संस्कृति और उनके पर्व त्योहार के बारे में पढ़ा। अब हम उसके आगे इस लेक्चर में देखेंगे। तो पहले शुरू के 5 मिनट में शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ये हमारा सिलेबस जो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब तक तो याद हो चुका होगा, और कुछ करो या ना करो सिलेबस तो पहले याद कर ही लेना। फिर मध्य प्रदेश में कौन कौन सी अनुसूचित जनजातियां हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था 1976 में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342(1) के तहत मध्य प्रदेश में 46 जनजातियां घोषित की गई थीं। वहीं 2003 में इनमें से 3 जनजातियां कीर मीना पारधी, क्रमशः कीर मीना पारधी जो कि सूची में 21वें नंबर, 32वें नंबर और 39वें नंबर पर थी, इन्हें विलोपित कर दिया गया था। तो वर्तमान में 43 जनजातियां शेष हैं। फिर इन जनजातियों के नाम हमने देखे। सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा था? गोंड। फिर इसके बाद हमने भील जनजाति के बारे में पढ़ा कि भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका अर्थ कैसा है, और इस किस शब्द से इनकी उत्पत्ति, कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, व्यवसाय के आधार पर इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं, इनकी चित्रकला कौन सी है, मुस्लिम धर्म को मानने वाली भील की उपजातियाँ कौन सी है, उमड़ी और तड़वी। फिर इनकी शारीरिक संरचना के बारे में हमने जाना, इनके वस्त्र आभूषण के बारे में हमने जाना, भोजन निवास, इन सभी को हमने जाना। फिर आर्थिक स्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति, भगोरिया के बारे में, क्या था भगोरिया, गुललिया, गोल गधेड़ो और उजड़िया, तीनों के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से पढ़ा। फिर इनके नृत्य कौन कौन से, कहरवा, टोडा, पड़वा, बांग्ला, ये हमने देखे। फिर कुछ नए फैक्ट्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं। भीलों को बनपुत्र किसने कहा? भीलों को बनपुत्र किसने कहा? जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने भीलों को बनपुत्र कहा। तो क्वेश्चन आएगा, भीलों को बनपुत्र किसने कहा? जेम्स टॉड ने। फिर रेसेस एंड कल्चर, रेसेस एंड कल्चर, रेसेस एंड कल्चर बुक किसकी है? डॉक्टर मजुमदार, डॉक्टर D.N. मजुमदार की बुक है रेसेस एंड कल्चर। तो इन्होंने क्या बताया कि भील जनजाति का संबंध निग्रिटो प्रजाति से, अपनी बुक रेसेस एंड कल्चर में किसने? डॉक्टर D.N. मजुमदार ने बताया कि इसका संबंध निग्रिटो प्रजाति, निग्रिटो प्रजाति कहाँ भाई? निग्रो समझिए आप, अफ्रीका में निग्रो जनजाति के लोग, निग्रो प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो डॉक्टर D.N. मजुमदार ने कहा कि भील जनजाति का संबंध निग्रिटो प्रजाति से है। फिर टॉलमी, टॉलमी महोदय जो इतिहासकार थे, टॉलमी कौन थे? एक महान इतिहासकार। इन्होंने भीलों को फ्लाइट कहा है। भीलों को फ्लाइट किसने कहा है? भीलों को फ्लाइट टॉलमी ने कहा है। भीलों का संबंध निग्रिटो प्रजाति से किसने बताया है? डॉक्टर D.N. मजुमदार ने। फिर भीलों को बनपुत्र किसने कहा है? भीलों को बनपुत्र किसने? जेम्स टॉड ने कहा है। समगोत्र विवाह इन्हें वर्जित है। कोई भी जनजाति हो, समगोत्र विवाह वर्जित होता ही है। फिर इनमें विवाह की कुछ प्रथाएं प्रचलित है। कौन कौन सी? विधवा विवाह चलता है, नात्रा, जो नात्रा है विधवा विवाह से संबंधित ही है। फिर अपहरण विवाह, जो गोल गधेड़ो है वह अपहरण विवाह का ही एक तरीका है। गोल गधेड़ो अपहरण विवाह का ही तरीका है। घर जमाई, ये वधू मूल्य प्रथा, वधू मूल्य प्रथा। सेवा विवाह है, ये भी इसमें प्रचलित है। सेवा विवाह, वधू मूल्य प्रथा, ये भी इन जनजातियों में प्रचलित है। फिर बापा प्रथा के बारे में हमने पढ़ा। फिर कुछ और नए फैक्ट्स की, भाई पुरुषों के वस्त्र, जो भील जनजाति और में पुरुषों और स्त्रियों के वस्त्रों की हम चर्चा करें, पुरुषों स्त्रियों के वस्त्रों की हम चर्चा करें, तो एक इनका अंग वस्त्र होता है पोत्या। पोत्या क्या है? सिर पर पहना जाने वाला सफेद साफा। पोत्या क्या है? सिर पर पहना जाने वाला सफेद साफा। फेंटा, फेंटा सिर पर बांधा जाने वाला लाल, पीला या केसरिया साफा होता है।
केसरिया रंग का साफा होता है फेंटा। फेंटा का रंग भी केसरिया होता है, याद कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स आती है एक फेंटा कोल्ड ड्रिंक्स आती है, आप लोगों को याद होगा। फेंटा ऐसी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स आती है, वो कैसे केसरिया रंग की होती है। याद रखिए फेंटा क्या है, भील जनजातियों में सिर पर पहना जाने वाला केसरिया रंग का साफा। फालू, फालू क्या है, पुरुष कमर में बांधते हैं, वह अंगोछा है। फाला क्या है, एक अंगोछा है जो कमर में बांधा जाता है, कमर में बांधा जाने वाला अंगोछा है क्या, फालू। क्या, फालू। फिर ढेपाड़ा, ढेपाड़ा क्या है, इनकी धोती होती है जो कहाँ, घुटनों तक पहनी जाती है। ढेपाड़ा क्या है, धोती जो घुटनों तक पहनी जाती है। फिर बंडी कमीज अंगरखी कुर्ता, तो इसमें आपको याद रखना है अंगरखी ये शरीर पर पहने जाने वाला वस्त्र है, ऊपर जो पहनते हैं बंडी कमीज कुर्ता या अंगरखी। तो अंगरखी क्या है, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा अपने ऊपर वाले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र। फिर स्त्रियों के वस्त्र, स्त्रियों के वस्त्र तो सिंदूरी, सिंदूरी क्या है, लाल रंग की साड़ी। सिंदूर किस रंग का होता है, सिंदूर लाल रंग का होता है। सिंदूरी क्या है, लाल रंग की साड़ी को सिंदूरी कहा जाता है। फिर है प्रिया, प्रिया तो प्रिया क्या, दुल्हन द्वारा पहना जाने वाला पीले रंग का लहंगा होता है। शादी में क्या पहना जाता है, शादी में लहंगा पहना जाता है। कौन पहनती है, दुल्हन पहनती है। अब प्रिया है तो पीले रंग की, प्रिया पीले रंग का दुल्हन का लहंगा। फिर कछाबू, कछाबू क्या है, कछाबू घुटनों तक पहना जाने वाला घाघरा है। कछाबू क्या है, घाघरा जो घुटनों तक पहना जाता है, पूरा नीचे तक नहीं, घुटनों तक। फिर लुगड़ा, लुगड़ा क्या, ओढ़नी होती है, रंग बिरंगी ओढ़नी, रंग बिरंगी धोती। आप कभी भी देखेंगे भील जनजाति की महिलाएं एक ओढ़नी पहने रहती हैं रंग बिरंगी, उसे क्या, लुगड़ा कहते हैं। तो क्या है, भील स्त्रियों के वस्त्र, सिंदूरी लाल रंग की साड़ी। फिर प्रिया, प्रिया क्या है, दुल्हन का पीले रंग का लहंगा। कछाबू क्या है, घुटनों तक पहने जाने वाला घाघरा। और लुगड़ा क्या है, रंग बिरंगी ओढ़नी होती है। पुरुषों में पोत्या, सिर पर पहना जाने वाला क्या है, साफा है सफेद कलर का। फेंटा क्या है, फेंटा केसरिया रंग का होता है, तो केसरिया साफा को फेंटा कहते हैं। फालू क्या है, कमर में बांधा जाने वाला अंगोछा। और ढेपाड़ा क्या है, ढेपाड़ा है घुटनों तक पहनी जाने वाली धोती, जो बिल्कुल कसी हुई पहनते हैं भील जनजाति के लोग। और अंगरखी क्या है, शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाने वाला कपड़ा। याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब भील जनजाति के बाद आती है गोंड जनजाति। क्या, गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति के बारे में देखें, गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। जो भील थी, भील इंडिया और एमपी दोनों में फर्स्ट नंबर की जनजाति थी। इंडिया और एमपी दोनों जगह सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी, भील। और जो गोंड है वह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। और गोंड जनजाति के लोग क्या, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह निवास करते हैं। अब जो गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से। किसके, तेलुगु भाषा के कोंड शब्द से। यह आपको याद होना चाहिए कि जो कोंड है वो किस भाषा का शब्द है, कोंड तेलुगु भाषा का शब्द है। तो जो गोंडों की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है, जो तेलुगु भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वत। कोंड का अर्थ होता है पर्वत। और ये स्वयं को क्या, कोयतोर कहना पसंद करते हैं, कोया या कोरतोर। गोंड जनजाति के लोग स्वयं को कोया या कोयतोर कहलाना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। क्या होता है इसका अर्थ, पर्वत पर रहने वाला मनुष्य। इसके अलावा ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो हम एमपी के मैप में देखें, अगर किस में देखें, एमपी के मैप में, तो ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है। क्या है लाल लालियों, ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश है।
इस मध्य प्रदेश में जो नर्मदा घाटी है इसके दोनों ओर क्या पाई जाती है? गोंड जनजाति, मुख्य रूप से नर्मदा घाटी के दोनों ओर। अब आप जिले देखिए, एक बार जिलों पर गौर कीजिए। बैतूल, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि क्षेत्र। तो यहाँ क्या है? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, पाढुरना, यही जिले हैं यहाँ पर। फिर बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, ये क्षेत्र। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर फैली हुई पाई जाती है गोंड जनजाति। केवल एक ही जगह पर इसका घनत्व तो नहीं है, सघनता एक ही जगह पर ना होकर बिखरी हुई इस बड़े क्षेत्र में पाई जाती है। अब देखिए ये लिखा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे स्थित वाले जिलों में निवास करती है मुख्यतः। तो गोंड जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? नर्मदा जनजाति के किनारे वाले जिलों में। और इसकी उत्पत्ति कौंड शब्द से हुई, जो तेलुगु भाषा का शब्द है। इसका अर्थ पर्वत होता है और यह स्वयं को कोयतोर, क्या कोयतोर कहलाना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। इससे आगे हम बात करें तो जो गोंड है इनकी मुख्य भाषा कौन सी है? गोंडी। गोंडों की मुख्य भाषा गोंडी है। और इसके अलावा ये कौन सी? डोरली, हल्वी, भतरी भाषा। कौन सी? ये 3 भाषाएं, और डोरली, हल्वी और भतरी भाषा भी बोलते हैं। गोंडों में और कौन सी भाषा बोली जाती है? डोरली, हल्वी और भतरी। अब जो गोंडी व डोरली क्या है? गोंडी और डोरली ये 2 भाषाएं हैं। ये क्या? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा हैं। गोंडी और डोरली क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार कौन सा कहलाता है भाई? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, नर्मदा नदी के दक्षिण वाली जो भाषाएं हैं वो द्रविड़ भाषा परिवार कहलाता है। तो उसमें क्या गोंडी और डोरली है। वहीं जो हरली और हल्वी और भतरी, हमने 4 भाषाएं पढ़ी गोंड जनजाति की, गोंडी, डोरली, हल्वी, भतरी, जिसमें गोंडी और डोरली शुरू की 2 कौन सी हैं? द्रविड़ भाषा परिवार की। और जो बाद की 2 हैं हल्वी और भतरी, ये क्या? इंडो आर्यन परिवार की। किसकी? इंडो आर्यन परिवार की भाषा है। इसके अलावा अगर हम उपजातियों की बात करें कि भीलों की उपजातियां कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, तो इनकी प्रमुख उपजातियां हैं अगरिया, परधान। ये आपको प्रधान भी लिखा मिलेगा और परधान, मुख्य रूप से क्या? परधान है। क्या है? परधान। तो अगरिया, परधान, ओझा, माड़िया, मुड़िया, सोलहस, नगारची, कोयला भुतिस, बहुत सारी हैं गोंडों की उपजातियां। गोंड समूह भी आपने देखा, उसमें भी बहुत सारी जातियों के नाम हैं। और तो इनकी प्रमुख उपजातियां अगरिया, परधान, ओझा, माड़िया, मुड़िया, सुलहस, नगारची। इसके अलावा गोंड जनजाति में भाई का लड़का, याद रखिए, ध्यान दीजिए, भाई का लड़का और बहन की लड़की, या तो इन दोनों की आपस में, भाई का लड़का बहन की लड़की मतलब बेटी की मामा के लड़के से, या भाई की लड़की और बहन का लड़का, इनमें आपस में विवाह का प्रचलन है। और इस विवाह प्रथा को क्या? दूध लौटावा। इस विवाह प्रथा को दूध लौटावा विवाह पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध लौटावा। तो याद रखिए, दूध लौटावा प्रथा गोंडों में प्रचलित है या नहीं है? इसमें क्या होता है? मामा बुआ के बच्चों के मध्य विवाह होता है। किसके? मामा बुआ। क्या हुआ? मामा क्या है? माँ का भाई, माँ का भाई। और बुआ क्या है? बुआ क्या है? पिता की बहन। बुआ पिता की बहन है और मामा माँ का भाई है। तो भाई बहन के बच्चों के बीच आपस में विवाह होता है। ये आपस में मामा और माँ, माँ और मामा क्या होते हैं? आपस में भाई बहन होते हैं। तो इनके बीच, इनके बच्चों के बीच आपस में विवाह संबंध होता है, जिसे क्या? इस विवाह प्रथा को दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। अब इसके आगे देखें तो एक जनजाति के रूप में गोंड क्या? दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील। और दूसरी जनसंख्या के आधार पर
गोंड। लेकिन अगर हम जनजातीय समूह की बात करें, किसकी, जनजातीय समूह की बात करें, तो समूह के रूप में गोंड सबसे बड़ी जनजाति होगी। यह मैंने आपको पहले दूसरे दिन की क्लास में भी बताया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, लेकिन यदि हम समूह के आधार पर इसका मापन करें तो समूह के आधार पर सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। और यह क्वेश्चन 2020 के एमपीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस मेंस में पूछा जा चुका है, याद रखें इस बात का। फिर गोंड जनजाति में वर द्वारा बधु मूल्य नहीं चुकाने पर, क्या बधु मूल्य नहीं चुकाने पर क्या करेगा वर जो भाभी ससुर है या कन्या है, कन्या के घर में जाकर सेवा शुश्रूषा करता है और उस सेवा शुश्रूषा के बदले में उसे कन्या दे दी जाती है। इसे क्या कहते हैं, इस विवाह पद्धति को सेवा विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस विवाह पद्धति को, इस विवाह पद्धति को सेवा विवाह कहा जाता है। तथा वह व्यक्ति, कौन, वह व्यक्ति जिसने सेवा शुश्रूषा की है वो कौन कहलाता है, वह लामा नाई कहलाता है। वह लामा नाई कहलाता है वह व्यक्ति जो सेवा शुश्रूषा करने लड़की के घर जाता है, जो लड़का वर है वह लामा नाई कहलाएगा। किस जनजाति में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आएगा कि लामा नाई का संबंध किस जनजाति से है, या बधु मूल्य प्रथा में वर को लामा नाई किस जनजाति में कहा जाता है, तो गोंड जनजाति में। तो याद हुए होंगे, डोरली, हल्बी, भतरी और गोंडी 4 भाषाएं। गोंडी और डोरली क्या हैं, द्रविड़ भाषा परिवार की। भतरी और हल्बी क्या हैं, इंडो आर्यन समूह की। फिर अगर हम आगे बात करें इनके प्रमुख देवता की, तो इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, दूल्हा देव। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता, सर्व प्रमुख देवता कौन से हैं, दूल्हा देव। भील जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है, राजा पंथा। ऐसे ही गोंड जनजाति के सर्व प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव। इनके अलावा कौन, बूढ़ा देव, नारायण देव, बड़ा देव और ठाकुर देव को भी यह पूजते हैं। कौन कौन, बूढ़ा देव, नारायण देव, बड़ा देव और ठाकुर देव, इनको भी पूजते हैं। फिर इनकी स्त्रियां गोदना गुदवाती हैं। तो किस जनजाति की स्त्रियां गोदना नहीं गुदवाती हैं, ये सर्वत्र हर जनजाति में आपको पढ़ने मिलेगा ये फैक्ट कि इसकी स्त्रियां क्या गोदना प्रिय होती हैं और गहने पहनती हैं। किस समाज की स्त्री को आभूषण पसंद नहीं है, सभी समाज की स्त्रियों को आभूषण पसंद हैं। तो ये कोई आपको याद करने वाला फैक्ट नहीं है, यह तो समझ है सामान्य संसार की। फिर इसके बाद इनके हम भोजन की बात करें तो ये क्या मांस का भक्षण कहते हैं, पेज और उसके साथ साथ वनों से प्राप्त फल। पेज क्या होता है भाई, एक सानी टाइप की बनाते हैं, वो होता है पेज, मांस, इसका भी सेवन करते हैं और वनोपज, वनों से प्राप्त फलों का भी सेवन करते हैं। फिर हम बात करें गोंड क्या जनजाति क्या है, आर्थिक रूप से मुख्यतः यह है कृषक हैं। और ये जो कृषि करते हैं, जो कृषि ये करते हैं उसको क्या बारी कहते हैं। इनके द्वारा जो कृषि की जाती है वो है बारी। बारी नामक कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है, तो भाई गोंड जनजाति है। चिमाता एवं बजिया कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है, तो चिमाता और बजिया कृषि की जाती है भील जनजाति के द्वारा। तो याद रखिएगा, चिमाता और बजिया कृषि भील जनजाति के द्वारा और बारी है गोंड जनजाति के द्वारा। अब गोंडों में क्या घोटुल प्रथा पाई जाती है, किसके समान, मुड़िया जनजाति के समान। तो मुड़िया जो है, मुड़िया जनजाति में युवाग्रह होते हैं जिन्हें घोटुल कहा जाता है। ऐसी परंपरा गोंडों में भी प्रचलित है। किसमें, गोंडों में भी युवाग्रह घोटुल की प्रथा प्रचलित है। अब जो गोंड जनजाति है उनका जो निवास बनता है वहां पर क्या अतिथियों के लिए पृथक से कमरा होता है। क्या होता है, पृथक रूप से एक कमरा होता है गोंड जनजाति में अतिथियों के लिए। अतिथियों के लिए जो पृथक रूप से एक कमरा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे बंगला कहते हैं। गोंड जनजाति के घरों से संबंधित बंगला शब्द का संबंध किससे है, यह है अतिथियों के लिए बनाया गया एक कक्ष होता है जो गोंड जनजाति में बनाया जाता है। यह अत्यंत ही साफ सुथरा होता है। ये सामान्य समझ की बात है ना, हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो हम उस कमरे को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, ऐसा ही गोंड जनजाति में है। फिर इनमें क्या मृतक संस्कार, क्या मृतक संस्कार भी प्रचलित हैं। उसमें मृतक संस्कार में क्या यह दोनों विधियों को अपनाते हैं, शवों को दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। दोनों तरीके की पद्धति इनमें अपनाई जाती है, शवों को दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। क्या प्रमुख देवता दूल्हा देव हैं, बूढ़ा नारायण बड़ा देव भी हैं और
ठाकुर देव भी हैं, इनके अलावा गुदना गुदवाती हैं, गहने पहनती हैं, भोजन में मांस का भक्षण करते हैं। फिर कृषि करते हैं, तो कृषि कौन सी इनकी बारी घोटुल प्रथा का प्रचलन है। इनका बंगला क्या होता है, अतिथि के लिए बनाया गया कमरा बंगला होता है, और यह जो सब हैं सबको दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। फिर जो रहन सहन की पद्धति की हम बात करें तो अब देखिए, अब क्या जो हम फैक्ट पढ़ चुके हैं वही फैक्ट, उसमें से जो 50 to 60% फैक्ट हैं वो यहाँ रिपीट होंगे। देखिए ये क्या, गोंड जनजाति हैं तो कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं, कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं, बगैर वस्त्र के नहीं रहते हैं। फिर और वर्तमान में आधुनिक वस्त्रों का ही प्रयोग करते हैं। आभूषण गोदना प्रिय स्त्रियां होती हैं, ये क्या, मूंगा के आभूषण, मूंगा की माला पहनती हैं, मोती की माला और मूंगा की माला पहनती हैं गोंड जनजाति की स्त्रियां। जनजाति समुदाय की स्त्रियां मूंगे की माला का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। अब अनाज कौन सा, मोटे अनाज, कंदमूल। तो जनजाति के लोग कंदमूल तो खाते ही हैं, वनोपज का भक्षण करते हैं, फलों का भक्षण करते हैं और मोटे अनाजों का भक्षण करते हैं। ये जो पेय पदार्थ बनाते हैं मोटे अनाज से, ताड़ी पेज हम बोलें तो वो उन्हें पसंद होता है। फिर अतिथि सत्कार इनके लिए महत्वपूर्ण है। किस जनजाति को अतिथि सत्कार करने में मजा आता है, तो वो गोंड जनजाति है। अगर हम इनके मकानों की बात करें, मकानों में अतिथि के लिए एक साफ सुथरा छोटा कमरा होता है, जिसे क्या, बंगला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगला, जो अतिथियों के लिए साफ सुथरा छोटा कमरा होता है। फिर हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो इनका जो समाज है वह पितृसत्तात्मक होता है। कैसा होता है, इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। और जो परिवार का मुखिया है, जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होगा, जो सबसे बुजुर्ग पुरुष होगा वह परिवार का मुखिया होगा। और सामान्यतः क्या, एकल विवाही होते हैं, एक ही विवाह करते हैं। हालांकि जो संपन्न लोग हैं वो बहुविवाह भी करते हैं, उसको भी मान्यता जनजाति में है। फिर ममेरे फुफेरे भाई बहन के बीच विवाह होता है, जैसे क्या, दूध लौटावा विवाह कहा जाता है, दूध लौटावा विवाह। फिर विधवा विवाह का भी प्रचलन है और वधू मूल्य का भी। वधू मूल्य चुकाने के लिए जो कोई दूल्हा अपनी दुल्हन के घर में सेवा शुश्रूषा करता है उसे क्या कहते हैं, उसे लामा नाई कहते हैं गोंड जनजाति में, याद रखना, लामा नाई। फिर इन मृतक संस्कार में इनमें क्या, अग्निदाह भी चलता है और दफनाना भी चलता है, दोनों ही प्रक्रियाएं इनमें स्वीकृत हैं मृतक संस्कार के रूप में। तो इसमें आपको कोई नया फैक्ट नहीं मिला, अभी सब पुराने ही फैक्ट चल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो हम इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें, किसकी बात करें, अर्थव्यवस्था की, तो ये क्या, स्थायी कृषि भी करते हैं। फिर वनोपज संग्रह करते हैं अर्थव्यवस्था में, पशुपालन, मुर्गी पालन, ये भी, और मजदूरी, ये काम करते हैं। तो अधिकांश जनजाति के लोग यही करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करें कि ये जो हैं तो टोटम को महत्वपूर्ण स्थान है। टोटम इनकी जो गोत्र परंपरा है उसको मानते हैं और विशेष टोटम की पूजा भी करते हैं। इनके अलावा आत्मा की पूजा, आत्मा की पूजा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स नहीं है ये। प्रमुख देवता कौन, बूढ़ा देव और दूल्हा देव, सब सर्व प्रमुख देवता कौन, दूल्हा देव और बूढ़ा देव। इनके अलावा सूरज देव, नारायण देव, ठाकुर देव, ये भी इनके प्रमुख देवी देवता हैं। फिर अगर हम बात करें इनमें प्रचलित विवाह पद्धतियों की, तो एक तो पढ़ा आपने क्या, दूध लौटावा। कौन सा, दूध लौटावा। फिर पठौनी विवाह है, चढ़ विवाह है, लम सेना विवाह है। लम सेना विवाह क्या है, वधू मूल्य, वधू मूल्य प्रथा, या कौन सा, वधू मूल्य प्रथा या सेवा विवाह है। सेवा विवाह का ही स्वरूप है, जिसमें दूल्हे को क्या कहा जाता है, दूल्हे को लामा नाई, लम सेना में लामा नाई माना जाता है। याद रखें, महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब गोंड जनजाति की प्रमुख उपजातियां कौन सी हैं, तो इनके किसके व्यवसाय के आधार पर गोंड जनजाति की उपजातियों को वर्गीकृत किया गया है। तो अगरिया, अगरिया क्या करते हैं, लोहे का काम करते हैं, अगरिया लोहे का काम करते हैं। प्रधान, प्रधान क्या, मंदिरों में पूजा पाठ तरह पुजारी का काम करते हैं। कोयला भुतिस क्या करते हैं, नाचने गाने का काम करते हैं। अगर हम ओझा की बात करें तो ये
तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। ओझा क्या करते हैं? तांत्रिक क्रियाएं। और सोलाहस की बात करें तो ये बढ़ईगिरी, तो बढ़ई होते हैं। तो याद रखिए जो अगरिया हैं वह क्या होते हैं? लोहार, लोहार या लोहार। जो अगरिया हैं वह लोहार या लोहार होते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में जाएंगे तो बस्तर में क्या असुर जनजाति होती है। कौन सी असुर जनजाति? जो लोहे से संबंधित कार्य करती है। और गोंडों की उपजाति अगरिया है। गोंडों की उपजाति क्या है? अगरिया, जो क्या लोहे से संबंधित कार्य करती है। और बस्तर में क्या पाई जाती है? असुर जनजाति। असुर, असुर भी क्या होती है? यह भी लोहे से संबंधित कार्य करती है। फिर प्रधान मंदिरों में पूजा पाठ तरह पुजारी का काम करते हैं। कोयला भुतिस नाचने गाने वाले गोंड होते हैं। ओझा तांत्रिक क्रिया करते हैं। सोलाहस क्या करते हैं? तो ये बढ़ईगिरी का कार्य करते हैं। फिर हम अगर निवास के आधार पर या संपत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण करें तो दो प्रकार के होते हैं, राजगोंड और धुरगोंड। कौन कौन? राजगोंड और धुरगोंड। राजगोंड क्या? ये भूमि के स्वामी होते हैं। और धुरगोंड यह साधारण होते हैं। भूमि के स्वामी और साधारण, ये अंतर है राजगोंड और धुरगोंड में। यहाँ पर समाप्त होती है हमारी क्या? गोंड जनजाति। बस अब लास्ट टेबल आपको बता दूं गोंड जनजाति से संबंधित। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, साथियों, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है? प्रमुख नृत्य। गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से हैं? तो याद करना है हमें ये प्रमुख नृत्य। सैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा, कहरवा, सजनी, सुगा, दीवान। कौन कौन? सैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा। सैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा। चार याद कीजिए पहले। सैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा, कहरवा, सजनी, सुगा, दीवान। कहरवा, सजनी, सुगा, दीवान। याद कीजिए, सजनी ने कहर डाला तो दीवान सुगा हो गया। ट्रिक बता रहा हूं आपको, सजनी ने कहर डाला तो सुगा दीवान हो गया। गोंड जनजाति के नृत्य हैं। फिर सैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा। सैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा, ये 8 नृत्य हैं गोंड जनजाति से संबंधित। अब आ जाइए इनके प्रमुख पर्व पर। गोंड जनजाति के प्रमुख पर्व की हम बात करें, किसकी बात करें? इसके प्रमुख पर्व की। तो पर्व है इनका बिदरी, कर्मा। कर्मा नृत्य भी है, कर्मा पर्व भी है। बकपंथी, मड़ई, मड़ई महोत्सव, इनका एक मेला होता है, मड़ई महोत्सव। गोंडों में भी होता है और भी 1-2 जनजातियों में होता है। फिर हरदली, छेरता, नवाखनी और मेघनाथ। मेघनाथ तो बिदरी, कर्मा, बकपंथी। बकपंथी पर्व का संबंध किस जनजाति से है? तो बकपंथी का संबंध गोंड जनजाति से है। मड़ई, हरदली, छेरता, नवाखानी, मेघनाथ, ये हैं मड़ई महोत्सव। मड़ई एक प्रकार का मेला है, जैसा भगोरिया हाट होता है ऐसे ही मड़ई महोत्सव मनाया जाता है गोंडों में। ये कहाँ? ये मध्य प्रदेश के मंडला से और छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके तक की जो गोंड और उसकी उपजातियां हैं वो लगाती हैं। जनवरी से अप्रैल माह में यह भरा जाता है, 4 दिन के लिए भरता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे, जनवरी से अप्रैल के बीच। मड़ई महोत्सव, मड़ई मेला याद रखिएगा। तो बिदरी, कर्मा, बकपंथी, मड़ई, हरदली, छेरता, नवाखनी और मेघनाथ, ये याद करना है आपको। कोई भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसा कि एमपीपीएससी का पैटर्न रहा है वह क्वेश्चन ऐसे ही फैक्ट के पूछती है। तो यहाँ हमारी गोंड जनजाति समाप्त होती है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं और फिर हम आगे की जनजाति पढ़ेंगे। अभी गोंड जनजाति क्या है? मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों जगह पाई जाती है। उत्पत्ति गोंड जो तेलुगु भाषा का है, जिसका अर्थ पर्वत होता है। स्वयं को कोयतोर कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतवासी मनुष्य। कहाँ? नर्मदा नदी के दोनों किनारों पर स्थित जिलों में निवास करती है। फिर इसके बाद हम देखें तो इसकी मुख्य भाषा क्या है? गोंडी है। गोंडी के अलावा इनकी और भाषा कौन सी? डोरली, हल्बी, भतरी भाषा। जो गोंडी और डोरली है ये क्या? द्रविड़ परिवार की भाषा है। किसकी? द्रविड़ परिवार की। वहीं जो भतरी और हल्बी है ये क्या? इंडो आर्यन परिवार की भाषा है, याद रखिए।
फिर इसके बाद इनकी उपजातियां अगरिया, प्रधान, ओझा, पंडिया, मुड़िया, सुलहस, नगारची, ये हैं। दूध लौटावा प्रथा इनमें चलती है, जिसमें भाई बहन के बच्चों के मध्य विवाह होता है। फिर ये क्या मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, लेकिन समूह के आधार पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इनमें वधू मूल्य नहीं चुकाने पर क्या करता है, दूल्हा दुल्हन के घर में जाकर सेवा शुश्रूषा कहता है, जिसे क्या सेवा विवाह कहते हैं, और उस व्यक्ति को लामा नाई कहा जाता है। फिर हम बात करें दूल्हादेव, इसके प्रमुख देवता हैं कौन, दूल्हादेव, इनके अलावा बूढ़ादेव। दो आपको तो बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बूढ़ादेव और दूल्हादेव, इनके अलावा बहुत सारे हैं। फिर भोजन है, मांस और पेज करते हैं। फिर जो कृषि करते हैं वो बारी है इनकी कृषि। इनमें घोटुल प्रथा भी पाई जाती है माड़िया जनजाति के समान, और इनमें अतिथियों के लिए घर में एक पृथक कमरा होता है, जिसे क्या बंगला कहा जाता है। फिर ये क्या शवों को दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं। फिर हम बात करें कि कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें नहीं हैं इसमें। आपको क्या याद रखना है कि मूंगे की माला ये पहनते हैं। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की चीज़ें नहीं है। अतिथि सरकार, अतिथि सत्कार ये बहुत अच्छे से करते हैं। इसके बाद सामाजिक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक समाज होता है, जो वयोवृद्ध पुरुष है वह परिवार का मुखिया होता है। इसमें एकल विवाह की पद्धति है, हालांकि बहु विवाह पर पाबंदी नहीं है। और ये क्या दूध लौटावा प्रथा को अपनाते हैं विवाह के लिए, वधू मूल्य को भी अपनाते हैं, और विधवा विवाह भी। मृतक संस्कार में क्या दफनाना और जलाना दोनों प्रचलित हैं। फिर अर्थव्यवस्था की बात करें तो क्या कृषि करते हैं, वनोपज का संग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, मुर्गी का पालन, पशुपालन भी करते हैं, टोटम में विश्वास करते हैं। फिर देवी देवताओं की आत्मा की पूजा भी करते हैं। बूढ़ादेव और दूल्हादेव को ये मानते हैं। और याद रखना, आत्मवाद को मानने वाली जनजाति है। किसको, आत्मवाद को मानती है। फिर जो विवाह पद्धति है, पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, और दूध लौटावा विवाह पद्धति। फिर इसके आगे हम बात करें तो इनकी प्रमुख उपजातियां जो अगरिया हैं वो लोहे का काम करती हैं, प्रधान है मंदिर में पूजा पाठ, पुजारीगिरी, कोयला भुतुस नाचने गाने वाले, ओझा क्या तांत्रिक विद्या करते हैं, सोलहस बड़ीगिरी। जो राजगौंड होते हैं वो भूस्वामी होते हैं, धुरगौंड क्या साधारण होते हैं। फिर इनके प्रमुख नृत्य और त्योहारों की बात करें तो गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य सैला, कर्मा, भड़ौनी, बृछा। फिर सजनी ने कहर ढाया तो सुगा दीवान हुआ। ठीक है, तो ये चार प्रमुख नृत्य हैं। और गोंड के प्रमुख पर्व की बात करें तो बिदरी, कर्मा, बकपंथी, मड़ई, हरदली, छेरतन, नवाखानी और मेघनाथ। ये याद कर लेना आप लोग। अब एक बार क्या देखते हैं, कोरकू जनजाति का 2 मिनट में रिवीजन करेंगे हम। कोरकू जनजाति का इसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। ये क्या द्रविड़ जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड वर्ग की जनजाति मानी जाती है। यह मुंडा कुलेरियन समूह की प्रशाखा है। यह कहाँ, पूर्वी निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। मैप आपको याद होगा, मध्य प्रदेश का मैप, मध्य प्रदेश का मैप आपको याद होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो ये कहाँ पर, पूर्वी निमाड़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, कुछ ये वाला एरिया है जहाँ पर कोरकू जनजाति पाई जाती है। जहाँ पर ये रहते हैं उसे कोरकू ढाना कहते हैं। राजपूतों को अपना पूर्वज मानती है। राज कोरकू जिनके पास जमीन है, और पोथरिया जिनके पास जमीन नहीं है। मतलब राजगौंड, राज कोरकू जिनके पास जमीन है, जो भूस्वामी है, और पोथरिया जो क्या कोई जमीन नहीं है। इनमें 4 गण होते हैं। कोरकू में 4 गण हैं, कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। कोरो, राक्षस, सराकू, बाना क्या है, इनके 4 गण हैं कोरकुओं के, कोरो, राक्षस, सराकू, बाना। फिर अगर हम इनके दैनिक जीवन की बोली की बात करें तो इनकी बोली क्या है, कोरकू इनकी बोली है। इसके अलावा इसको क्या कोरो मांडिया, कोरो पारसी भी कहते हैं। और उनके समाज में क्या पुरस्कृति सर्वोपरि मतलब पितृसत्तात्मक है। और भूमिका और पड़ियार क्या है, इनके सम्मानित व्यक्ति हैं, एक ही गोत्र में विवाह नहीं करते हैं। गोनोम प्रथा प्रचलित है जो क्या वधू मूल्य से संबंधित है। गोनोम प्रथा इनमें हम ये पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इतनी स्पीड में रिवाइज कर रहे हैं। फिर अगली क्या, विवाह में हमने चिथौड़ा प्रथा के बारे में पढ़ा था। चिथौड़ा क्या होता था, बरपक्ष की ओर से एक मध्यस्थ होता था जो शादी का क्या प्रस्ताव लेकर जाता था। संख्या में 2 होते, 5 लोग चुनते थे। फिर लमझना क्या, घर जमाई के रूप में 12 वर्ष तक सेवा शुश्रूषा करने की प्रथा है। फिर लमझना किस में है, लमझना कोरकू में है। और लमसेना या लामानाई, लामानाई किसमें कहलाता है, लामानाई कहलाता है गोंडों में। और लमझना किसमें कहलाता है, तो लमझना कहलाता है कोरकुओं में। याद रखना आप लोग, लमझना किसमें है, कोरकू में। और लामानाई किसमें है, गोंडों में। फिर
तलाक की प्रथा इनमें प्रचलित थी। फिर अगर हम कोरकू समुदाय की बात करें तो इनमें गोत्र चिन्ह माने जाते हैं, समगोत्र आय पर वर्जित है। फिर दफनाने की प्रथा, इनमें दफनाने की प्रथा है, मृतक स्तंभ मंडा लगाए जाते हैं और मृतक संस्कार से डौली प्रथा कहलाती है। मकान आमने सामने पंक्तिबद्ध होते हैं। पड़ियार भूमिका क्या हैं, इनके अति सम्मानित व्यक्ति हैं। फिर इसके आगे हम देखें तो इनके निवास की बात करें तो निवास क्या, गांव के चारों ओर बांस की बाड़ लगाई जाती है और एक दूसरे के आमने सामने पंक्तिबद्ध कतारबद्ध रूप से इनके मकान होते हैं। रहन सहन और पहनावा साधारण होता है। फिर जो महिलाएं रंग बिरंगी धोती पहनती है उसे लूगड़ा कहा जाता है। फिर शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का यह भोजन करते हैं। फिर हम आगे बात करें सामाजिक व्यवस्था की तो क्या राजकोरकू पोथरिया 2 वर्ग में बटे होते हैं। इनके अलावा रूना, पोड़िया, दुलारवा, बोबा ये भी इनमें होते हैं। फिर दामाद प्रथा, विधवा वधू मूल्य भी इनमें प्रचलित है। फिर कृषि और आखेटन ये करते हैं और समूह में आखेटन करते हैं, ये याद रखना आप लोग। फिर इसके बाद हम बात करें धार्मिक जीवन की, स्वयं को क्या हिंदू धर्म के निकट मानते हैं और महादेव चंद्रमोहन की। इसके अलावा आप क्या करें, डोगर देव और भटुआ देव। डोगर देव और भटुआ देव का संबंध किस जनजाति है, कोरकू जनजाति से। ये क्या गुड़ी पाड़वा, आकाती, दशहरा, दिवाली, होली ये त्योहार मनाते हैं। इनकी प्रमुख उपजातियों की बात करें तो बोबई, पठारिया, दुलारिया, मोतासी, बबारी, रूमा, नहाला, बोडोया ये प्रमुख इनकी उपजातियां हैं। फिर हम इनके किसकी बात करें, जो वर्ग हैं वो क्या कहलाए, जो मोवासी या महुआ है वो क्या अपराधी वर्ग कहलाता है। जो बावरिया है वह क्या बैतूल जिले में रहता है। रूमा है ये अमरावती जिले महाराष्ट्र में रहती है। बंदोरिया है पचमढ़ी पर उछलते कूदते बंदर, तो बंदोरिया कोरकू कहलाते हैं, याद रखना। फिर यहां तक हमने क्या कोरकू जनजाति को जाना, कोरकू जनजाति को पढ़ा। अब इसके आगे जो हम क्या पढ़ेंगे, कोल, पारधी, पनिका ये 3 जनजातियां हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब मैं लूँगा आप लोगों से इजाज़त। जुड़े रहिए ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बार बार देखकर इसको रिवाइज करें ताकि आपको ये सारी चीज़ें कंठस्थ हो जाएं। हमारा टारगेट है MPPSC प्रीलिम्स 2024। मुझे आप सब में से DC, DSP और MPPSC के अधिकारी दिख रहे हैं, तो आप जल्दी से इनको याद करें और जुड़े रहें ज्ञानशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।